हाय बच्चों। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। आज के एक छोटे से लेक्चर में हम ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसको बोलते हैं। हालांकि कुछ कुछ एप्लीकेशंस हमने पहले भी आपको बता रखा है और कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। बट अभी के लिए इस बात का ध्यान रहे कि जो मैं एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी आप समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं मैं उसकी बात भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने 9th और 10th में बेसिक मोशन तो पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जैसे टर्म्स तो सुने होंगे, ठीक है। और वहाँ पे आपने उनके डेफिनेशंस भी पढ़े होंगे। जैसे अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी आपने वहाँ पे क्या पढ़ा होगा? वहाँ पे आपने वेलोसिटी को पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इतना तो पढ़ा होगा। बस इतना ही चाहिए अपने को, आज ज़्यादा नहीं चाहिए अभी के टाइम पे। और एक्सेलरेशन के बारे में क्या पढ़ा होगा आपने? एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा होगा कि चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा को हम, मतलब चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। ओके। और अभी के इस लेक्चर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो डेरिवेटिव है वो हमें क्या देता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है कि डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर क्वांटिटी। जो डेरिवेटिव है एज अ रेट मेजरर क्वांटिटी। ठीक है, कि जो डेरिवेटिव है वो एक रेट मेजर क्वांटिटी के तौर पे काम करता है, मतलब कि वो रेट ऑफ चेंज को बताता है। मैं इसकी मतलब क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेट ऑफ चेंज की बात करता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी with respect to other quantity। मतलब मैं जिस रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूं वो एक्चुअली क्या बताएगा आपको? रेट ऑफ चेंज बताएगा किसी एक क्वांटिटी का किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। जैसे कि अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में जी? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप यही तो बात करते हो कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी होता है। जनरली इसको हम चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स हो जाता है अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा टी। हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ पे डेल्टा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हो, तो मैं बता दूं कि डेल्टा का मतलब, इसको हम पढ़ते क्या है? डेल्टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? डेल्टा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली चेंज होता है। क्या होता है? चेंज। और ये किस तरह के चेंज को डिनोट करता है जनरली? ये जनरली लार्ज चेंज को डिनोट करता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं डेल्टा। और डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज। और किस तरह के चेंज? लार्ज चेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर मान लो चेंज बहुत छोटा होता तो उसको हम डेल्टा से डिनोट नहीं करके हम किसी और तरीके से डिनोट करेंगे, और अभी देखेंगे आगे मैं बताऊंगा कि उसको डेल्टा की जगह हम डी से रिप्लेस कर देंगे। ओके। जैसे मैंने यहाँ पे वी के बारे में बात किया उसी तरीके से यहाँ पे एक्सेलरेशन ए के बारे में भी बात करेंगे। ए क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार जी। एक्सेलरेशन जो है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में जी? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। समझ आ रही बात है? अब इन्हीं टर्म की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझो कि आखिर इसको डेरिवेटिव के साथ कैसे लिंक कर रहे हैं जी। ध्यान से समझना। अभी तो जो भी मैंने चेंज लिया है, अभी भी मैंने आपको बताया कि जो चेंज होता है, जो डेल्टा होता है, ये लार्ज चेंज को डिनोट करता है।
अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि और आसान हो आपके लिए कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए समझा जाए। मैंने बोला बच्चा कि मान लो हम एक छोटा सा ट्रैक ले लेते हैं। ओके, अब इस ट्रैक का कुछ डिवीजन कर लेते हैं, 0 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब थोड़ा ट्रैक को बड़ा करके 5 कर लेते हैं, 5 किलोमीटर। ये सब के सब किलोमीटर में, किस में है? किलोमीटर में। यहां पे लिख दिया मैंने किलोमीटर में। ओके, ये किलोमीटर में। अब ध्यान से समझना, मैं मान लेता हूं कि आप t इज इक्वल टू 0 पे यहां थे, t इज इक्वल टू 1 मिनट पे यहां पे थे। ऊपर टाइम लिख देता हूं, टाइम इन सेकेंड, t इन सेकेंड या मिनट। चलो मैं मिनट लिख देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ा और आसानी हो। तो ये 0 हो गया जी, ये हो गया 1 मिनट हो गया जी, ये होगा 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। मैंने वैसे ही ले लिया, मिनट ले लिया ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। राइट, चलो अब आपसे कोई पूछे कि मान लो आप इस ट्रैक पे चल रहे थे, ठीक है, आप तो इस ट्रैक पे चल रहे थे जी। तो जब आप इस ट्रैक पे चल रहे थे तो आप किस स्पीड से चल रहे थे, आपसे कोई पूछ दे तो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे भैया मैं वेलोसिटी का वैल्यू निकालूंगा। वो क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। तो आप t इज इक्वल टू 0 पे चले थे और t इज इक्वल टू 5 मिनट पे आप 5 किलोमीटर पहुंच गए, यानी कि चेंज इन पोजीशन आपका कितना है? चेंज इन पोजीशन आपका 5 किलोमीटर है। कितना है? 5 किलोमीटर, यानी कि मैं मीटर में इसको बदल लेता हूं, दिस मच मीटर डिवाइड अपन टोटल टाइम कितना है जी? 5 मिनट है जी। तो मैंने इसको सेकंड में बदल लिया तो किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ये 5 से 5 कट गया, ये आ जाएगा आपका 50/3। कितना आ जाएगा? 50/3 मीटर पर सेकंड। अब सवाल ये है कि जो ये 50/3 मीटर पर सेकंड जो आपके सामने ये आया है, क्या ये 50/3 मीटर पर सेकंड से ही आप थ्रू आउट पूरे पाथ पे चल रहे हो? जरूरी तो नहीं है। ऐसा हो सकता है कि चलते चलते कहीं यहां पे मान लो एक चाय का टपरी आ गया जी, आप यहाँ पे चाय पीने बैठ गए। हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टे करके रुक के, मान लो 1 मिनट के लिए, है ना। मतलब स्टे करने का मतलब कि हो सकता है आपका वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाए। हो सकता है कि कहीं पे आप 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो सकता है कहीं पे आप 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो। तो मतलब ये हुआ, हो सकता है कहीं पे आप 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप थ्रू आउट द पाथ, थ्रू आउट द जर्नी आप यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, ये हमें नहीं पता है। ये एक एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज का मतलब यही होता है, ठीक है। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं कि मान लो किसी ने आपसे पूछा कि t इज इक्वल टू 3 मिनट पे जी, 3 मिनट मतलब 180 सेकंड की बात कर रहा हूं, कि t इज इक्वल टू 180 सेकंड पे आप मुझे बता दो, या t इज इक्वल टू 50 सेकंड पे आप मुझे बता दो कि आपका स्पीड एग्जैक्टली क्या था। समझ आ रही बात है कि t इज इक्वल टू 50 सेकंड में क्या आप इसी स्पीड से चल रहे थे? इट इज नॉट नेसेसरी, आपने तो एवरेज वैल्यू निकालना है, ठीक है। आप इसको और अच्छे से समझो कि मान लो कोई एक पर्सन है जो दिल्ली टू जयपुर ट्रेवल कर रहा है। दिल्ली टू जयपुर मान लो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो बीच में बहुत जगह रुकता भी होगा। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपको 10 घंटा लगा दिल्ली से जयपुर जाने में, तो आप अगर अपने किसी भी दोस्त को बताओगे कि यहाँ से दिल्ली से मैं जयपुर जा रहा हूँ, मुझे 10 घंटे लगे और यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो दिमाग में कैलकुलेट कर लेगा। क्या कैलकुलेट करेगा कि 600 किलोमीटर चला, 10 घंटे लगे, यानी कि ये 60 किलोमीटर पर आवर से चला होगा, राइट। बट क्या जरूरी है कि आप हर जगह 60 किलोमीटर पर आवर से चले होंगे? आपको अच्छा रोड मिला, खाली मिला तो आप 200 को एक्सीड कर गए होंगे। अगर कहीं पे जैम मिला तो आप रुक भी गए होंगे। अगर कहीं पे आपको अच्छा चाय का दुकान दिखा तो आप रुक करके चाय भी पी रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि उसने जो 60 किलोमीटर पर आवर का जो कैलकुलेशन करा, दैट 60 किलोमीटर इज नॉट द इंस्टैंटेनियस स्पीड एट ईच एंड एवरी पॉइंट और एट ईच एंड एवरी टाइम, राइट। वो एक एवरेज स्पीड है। लेकिन अब अगर आप अपने दोस्त से पूछोगे कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम, फॉर एग्जांपल वो 10 बजे सुबह में चला था घर से, और आपने पूछ दिया कि आप मुझे बताओ कि 12:05 पे आप किस स्पीड से चल रहे थे, तो आपने उससे अब एक इंस्टेंट पे पूछ लिया। अब अगर उसने नोट करा होगा तो बताएगा, और अगर नोट नहीं करा होगा तो बोलेगा यार नहीं पता, ठीक है।
तो उसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को निकालने के तरीके को भी समझते हैं और उसको देखते हैं कि वो कैसे आपके डिफरेंशिएशन से लिंक होता है। ठीक है, मान लेता हूं कि किसी टाइम टी पे यहां पे मान लेता हूं कि किसी टाइम टी पे आप एक्चुअली चाहते हो कि आप मुझे बताओ कि वहां पे आपका स्पीड क्या था, वहां पे आपका स्पीड क्या था, ये आप जानना चाहते हो। ठीक है, समझ आ रही बात है? तो मैं क्या करूंगा कि अब यहां पे एक छोटा सा टाइम इंटरवल लूंगा dt टाइम का। अब ये dt टाइम इंटरवल क्या है ये समझना है अपने को। dt टाइम इंटरवल का मतलब हो गया कि वो टाइम बहुत ही छोटा है। कितना छोटा? जितना छोटा आप सोच सकते हो उससे भी छोटा। इसका मतलब है कि आप उस छोटे से टाइम इंटरवल को आप एक इंस्टेंटेनियस टाइम मान सकते हो। क्यों? क्योंकि वो टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि उसमें आप अपने स्पीड को चेंज ही नहीं कर पाओगे। अभी मैंने एग्जांपल स्पीड का लिया या वेलोसिटी का लिया है, तो हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं किसी और क्वांटिटी की बात करता। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि वो टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि उस छोटे से टाइम इंटरवल में किसी भी क्वांटिटी का चेंज होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब वो कांस्टेंट रहेगा और किसी भी कांस्टेंट का एवरेज वही कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 को 10 टाइम ऐड कर दूं या 2 को 5 टाइम ऐड कर दूं तो इसका एवरेज भी तो 2 ही होगा। मतलब एक कांस्टेंट का एवरेज हमेशा सेम कांस्टेंट होता है। तो यहां पे हम उसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपसे उसने, अब मैं आपको जो डायग्राम बना के दिखा रहा हूं वो डायग्राम मैग्नीफाइड है, वो डायग्राम ऑन स्केल नहीं है। ठीक है, मैंने dt टाइम इंटरवल लिया है, ये है t, ये t है और ये t प्लस dt टाइम। ठीक है, इस छोटे से इंटरवल में आपने बेसिकली dx डिस्टेंस ट्रेवल करा है। अब ये dx डिस्टेंस क्या है जी? ये dx डिस्टेंस है इनफाइनाइटेसिमली या इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, और सिंपली आप कह सकते हो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। क्या कह सकते हो? वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये टाइम इंटरवल क्या हो गया? ये टाइम इंटरवल आपका dt हो गया जी। यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल है वो क्या हो गया? dt हो गया। अब आप थोड़ी सी समझो कि आप बताओ मुझे 12 बज के, जो हमने अभी एग्जांपल लिया था कि 12 बज के 5 मिनट पे जो आपका स्पीड था, लेट से वो 20 मीटर पर सेकेंड था, और 12 बज के 5 मिनट एंड या 5.0000000 जितना जीरो लगा सकते हो लगा दो एंड लास्ट में 1 कर देना। इस टाइम पे जो स्पीड है, क्या इन दोनों में कोई फर्क होगा कि ये ऑलमोस्ट सेम ही होगा? सिंपली ऑलमोस्ट सेम ही होगा। आप इसको ऐसे समझ लो, 12 बज के 5 मिनट और 12 बज के 5 मिनट 1 सेकंड कर दो। मैं तो समझने के लिए 1 सेकंड भी कह रहा हूं, ये 1 सेकंड का भी जितना छोटा हिस्सा कर दो उतना छोटा हिस्सा मान लो। ठीक है, तो मतलब मैं उस छोटे से टाइम इंटरवल में समझ सकता हूं कि भैया वेलोसिटी चेंज तो नहीं हो रहा, तो मैं मान सकता हूं कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, मैं इस इंटरवल में मान सकता हूं, वी कैन अज्यूम क्या? वेलोसिटी ऑफ car, the velocity of car is constant throughout the dt time interval. मैं मान सकता हूं कि dt टाइम इंटरवल में कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल का या कार का, वो क्या रहेगा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं वो v है, लेट से v। अब इस v वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये v क्या हो जाएगा जी? dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। अब अगर आप देखोगे यही सब काम तो हमने करा था डिफरेंशिएशन में, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब जो ये छोटा सा टाइम इंटरवल जो एवरेज है, यही वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाए, क्योंकि हर इंस्टेंट पे तो यही भी होगा, कांस्टेंट होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं
कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और जैसे मैंने यहां पे आपको बताया कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्या उसी तरीके से मैं एक्सेलरेशन के बारे में भी बात कर सकता हूं, या और भी जो क्वांटिटी होंगे उसके बारे में भी बात कर सकता हूं, हाँ या नहीं? तो यहां पे मैंने दो बातें करी। पहला कि ये क्या करता है, ये एक रेट मेजरर क्वांटिटी के तौर पे काम करता है, पहला तो ये है। और दूसरा ये था कि भैया ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। क्या देता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। जो डेरिवेटिव है दैट गिव्स यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू। गॉट इट? तो इस तरह के और भी एप्लीकेशंस होते हैं। उन एप्लीकेशंस को अभी आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैसे जैसे आपके सिलेबस आगे प्रोसीड करेगा वैसे वैसे वो सारे टर्म्स भी आते जाएंगे और मैं वहां पे आगे बात भी करूंगा। ये चीजें में भी आपके लिए थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, बट जैसे जैसे टाइम आगे बीतेगा ये टॉपिक आपके अंदर मैच्योर होगा और आपको और भी मजा आएगा। ठीक है, आप पेशेंस रख करके आप आगे सिलेबस को प्रोसीड कीजिए। आप देखिएगा कि फिजिक्स आपको धीरे धीरे फील होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।